ये मैंने आपको बता दिया था कि आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है। और अभी ओलंपिक्स वाला पार्ट खत्म करके हम पीवाईक्यूज पे चले जाते हैं। एक बार हम जो भी हमारे 2023 और 24 में पीवाईक्यूज आए थे हिस्ट्री वाले यूनिट से, उनको बैठ के सॉल्व कर लेंगे अभी फटाफट, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। जिन्होंने बैच 1 अटेंड किया है उन्होंने भी किया था, एक बार दोबारा फिर से कर लो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो एंशिएंट ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। हमने कल बहुत सारे फैक्ट्स इसके देखे थे, थोड़े से कुछ अगर और हैं तो हम देख लेते हैं। ये हमें पता था कि ये 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे ग्रीस के अंदर। ठीक है, ये एंड कब हुए थे ये भी कल हमने देखा था, 393 एडी में, या फिर जिसको हम सीई बोल सकते हैं, इसमें ये आपका एंड हुआ था। ठीक है, हमने एक चीज और देखी थी, किसने एंड किया था इसको, तो थियोडोसियस नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने इसको एंड किया था, थियोडोसियस 1। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, इसके बाद ये जो एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, ये पाइजेट और एलियंस की हेल्प से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, कल हमने एक नाम देखा था हरकुलस, उन्होंने, वो बहुत बड़ा रीजन थे इस गेम को स्टार्ट करने का। जिनको हेरिकल्स भी बोला जाता है या फिर हरकुलस, दोनों ही उनके नाम थे। वो बहुत बड़ा रीजन थे ओलंपिक्स का इनिशिएटिव लेने का, उसको स्टार्ट करने का। और पाइजेट्स और एलियंस, ये जो दो लोग हैं, इनकी मदद से हमारे जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स है वो स्टार्ट हुए थे। किसके ऑनर में हुए थे, तो गॉड ज़्यूस के ऑनर में हुए थे, हमने देखा था। ठीक है, आपका 2 गेम्स इनके ऑनर में हुआ करते थे। टोटल 293 ओलंपियाड हुए थे, यानी कि 293 गेम्स हुए थे एंशिएंट टाइम में। ठीक है, अभी तो इतने नहीं है, अभी तो बहुत कम है मॉडर्न में, लेकिन एंशिएंट में बहुत ज्यादा ये हो गए थे। इसके बाद गॉड ज़्यूस का 40 फीट का स्टैच्यू था। ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हो। विमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स होते थे इस फेस्टिवल में, विमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो विमेन कहाँ पार्टिसिपेट करती थी, फॉर विमेन देयर इज अदर फेस्टिवल कॉल्ड हेरेका। ठीक है, हेरेका नाम का एक फेस्टिवल और हुआ करता था, जहाँ पे जो विमेन थी वो पार्टिसिपेट किया करती थी। और ये किसके ऑनर में होता था, हेरा, वाइफ ऑफ गॉड ज़्यूस। तो जो एंशिएंट ओलंपिक्स थे, जो कि जिसमें मेल पार्टिसिपेट करते थे, वो आपके ज़्यूस के ऑनर में होते थे। और विमेन के जो गेम्स हुआ करते थे, जिसका नाम हेरेका था, ये किनके नाम पे पड़ा था, गॉड ज़्यूस की वाइफ पे, जिनका नाम था हेरा। ठीक है, इसके बाद पार्टिसिपेंट जो है वो भी वो फ्री बॉर्न ग्रीक होने चाहिए थे, लाइक यानी कि जो लोग ग्रीस में बॉर्न हुए हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। कोरेबस मिलो वाज द विनर इन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। तो जो कोरेबस मिलो थे, ये जो व्यक्ति थे, ये पहले ओलंपिक गेम्स के विनर थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना अगर मुझे याद है तो ये 6 टाइम्स चैंपियन थे ये, 6 बार ये चैंपियन बने थे एंशिएंट ओलंपिक्स के। और इनका जो मेजर गेम था दैट वाज रेसलिंग। मेरे ख्याल से इनके नाम पे और भी गेम्स थे कि ये और भी गेम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन जिस गेम की वजह से जनरली इनको जाना जाता था दैट वाज रेसलिंग। और ये अराउंड 6 टाइम्स चैंपियन थे, और ये सबसे पहले भी चैंपियन थे किसके, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना। द प्राइजेस गिवन टू द विनर्स वर मेड अप ऑफ ऑलिव लीव्स। तो ये हमको पता था एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में कि ऑलिव लीव्स एज अ प्राइज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को मिलता था। ठीक है, जो कि क्राउन होता था सर पे जो पढ़ाया जाता है, जिसको हम आज के टाइम में टियारा बोलते हैं, जो गर्ल्स पहनना पसंद करती हैं, तो वो उसी टाइप का वो हुआ करता था। अब जो अनाउंसर्स हुआ करते थे ओलंपिक गेम्स के, उनको स्पॉन्डी फॉरी बोला करता था। ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट पता होने चाहिए। ठीक है, पेडो ट्राइब हमने देखा था, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हुआ करते थे। ये कोचिंग दिया देते थे पार्टिसिपेंट्स को 1 महीने पहले। रेसलर्स जो होते थे उनको पेल बोला जाता था, PALE। फीडियस क्या थे, फीडियस मेड द स्टैचू ऑफ द विनर्स। जो विनर्स हुआ करते थे, फीडियस नाम के जो व्यक्ति थे वो स्टैचूज बनाया करते थे। पिंडार क्या था, पिंडार यूज्ड टू सिंग पोएम्स इन द ऑनर ऑफ विनर्स। तो जो विनर हुआ करते थे उनके लिए जो पोएम्स गाते थे उनको पिंडार बोलते थे। ठीक है, देमेत्रा वाज अ प्रीस्टेस, पुजारिन थी। ठीक है, देमेत्रा नाम की एक प्रीस्टेस या फिर पुजारिन बोल सकते हो, जो कि पूजा पाठ और हवन वगैरह का काम करती थी बिफोर एंड आफ्टर द ओलंपिक्स। रोमन एम्परर थियोडोसिस वन बैंड दीज गेम्स इन 394 एडी। ठीक है, ये हमको पता है। किंग नीरो वाज अ रोमन किंग हु वन प्राइजेस इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बाय ब्राइबिंग द ऑफिशियल्स। अब ये नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो किंग नीरो हैं, इन्होंने ऑफिशियल्स को ब्राइब करने की कोशिश करी थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो पकड़े गए थे। तो ये पहला ऐसा केस होगा, बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन किंग नीरो पकड़े गए होंगे, इसलिए इतना ज्यादा इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है वन ऑफ द फर्स्ट भी हो जिन्होंने ऐसा काम किया हो, इस वजह से ये इतना ज्यादा फेमस उस टाइम पे हो गए। ठीक है, पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक कॉल्ड ओलंपियाड। तो 2 ओलंपिक गेम्स के बीच का जो टाइम हुआ करता था, जो 4 साल का होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओलंपियाड बोलते हैं। ये जो गैप होता है एक इवेंट या दूसरे इवेंट के बीच में ओलंपिक्स का, उसका बीच का जो टाइम होता है उसको ओलंपियाड बोलते हैं, जो कि आपका 4 साल का होता है। पैनक्रेशन हमने देख लिया था, बॉक्सिंग और रेसलिंग का कॉम्बिनेशन था। एंशिएंट पैंथेन हमने देख लिया था, क्या याद किया था हमने, डीजे LRW नहीं, डीजे JRW हमने ये याद किया था ना। तो आप इसको डीजे LRW भी कर सकते हो। डिस्कस थ्रो, जैवलिन,
लॉन्ग जंप, रनिंग और रेस्लिंग, इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये था पूरा एंशिएंट गेम्स के बारे में। इससे ज्यादा इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें से ऐसे और अलग से नहीं पूछी जाती हैं। बाकी कुछ भी होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मॉडर्न ओलंपिक की बात करते हैं। सर, व्हाट वाज द मेजर रीजन ही बैंड दीज गेम्स? अर्जुन, थियोडोसिस ने कोई सही तरीके से बैन नहीं किया था। कल भी हमने डिस्कस किया था, जनरली क्रिश्चियनिटी आ गई थी उस टाइम पे, तो क्रिश्चियनिटी को प्रूव करने के लिए और क्रिश्चियनिटी की पावर दिखाने के लिए उन्होंने, थियोडोसिस ने ऐसा कदम उठाया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 394 अर्थ की बात है, अब जीसस क्राइस्ट आ गए थे, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी दुनिया में, और क्रिश्चियनिटी को ही प्रूव करने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए थियोडोसियस ने ये कदम उठाया था। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे एशियन गेम स्टार्ट हुए थे, जो कि था 776 बीसी, तो उस समय जीसस क्राइस्ट नहीं थे और क्रिश्चियनिटी भी इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आई तो फिर थियोडोसियस ने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, विकास ये पीडीएफ में दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, अभी अपलोड कर दूंगा। चलो, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की थोड़ी से फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, यही आपके एग्जाम में रिपीट होती हैं। सबसे पहले ये 1896 में स्टार्ट हुआ था, और हमने देखा था कि जो आईओसी है, यानी कि जो इसकी कंट्रोलिंग बॉडी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये आपका 1894 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स, पियर द कोबर्टीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इनकी ही पूरी पहल थी कि मॉडर्न ओलंपिक्स को स्टार्ट करने की, बहुत टाइम से लगे हुए थे, एंड फाइनली इन्होंने ओलंपिक्स को स्टार्ट किया, और इन्हीं को ही फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बोला जाता है। पियर द कोबर्टीन वाज बोर्न, चलो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1937 की डेथ हो गई थी, ये आप याद रख सकते हो। विमेन वर एडमिटेड इन 1900 एट एज पार्टिसिपेंट्स इन ओलंपिक्स। तो 1896 वाला जो हमारा ओलंपिक्स हुआ था एथेंस में, इसमें भी विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, सिर्फ मेल प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विमेन ने सबसे पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? 1900 में आपके विमेन ने पार्टिसिपेट किया, और 1900 वाला आपका पेरिस ओलंपिक्स थे। ठीक है, 1900 में जो ओलंपिक्स होते हैं आपके पेरिस के थे। अच्छा, ये पेरिस की क्या स्टोरी है? ये जो पियर दी कोवर्टीन है ना, ये फ्रांस के हैं, है ना, तो ये चाहते थे कि पहला ओलंपिक्स पेरिस में ही हो, यानी कि फ्रांस कंट्री के अंदर पेरिस में ही हो। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था उस टाइम में कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हमेशा ग्रीस में हुई, या ग्रीस में ही हुआ करते थे, तो पहला जो इवेंट होना चाहिए वो हमेशा ग्रीस में ही करवाना चाहिए या एथेंस में करवाना चाहिए। इसलिए 1896 वाला जो इवेंट था वो एथेंस में ही हुआ, पुराने एशियन गेम्स को ऑनर करने के लिए या फिर सेलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद जो अगला हुआ वो देखो पेरिस में हो गया, क्योंकि पियर द कोवर्टीन पेरिस के ही थे, यानी कि फ्रांस के थे, तो उन्होंने अपनी कंट्री में इसको अरेंज करवाया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, 1900 में आपका पेरिस के अंदर ये गेम्स हुए थे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, हमने अभी एमसीक्यू में भी सॉल्व करेंगे, कि ये जो स्टार्टिंग वाला टाइम था ना, 1900 1904 में आई थिंक सेंट लुइस में आपके ये हुए थे गेम्स। अभी नीचे लिस्ट दी हुई है, आप उसमें देख सकते हो ना, सेंट लुइस में हुए थे। इसके बाद वाला आई थिंक लंदन में हुआ था। तो ये जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, यानी कि 1896 से लेके एटलीस्ट 2000, सॉरी नॉट 2000, एटलीस्ट 1924 तक, जहां पे आपके ये विंटर गेम स्टार्ट हुए थे अराउंड इसके, तो यहां तक आपको समर ओलंपिक्स जितने भी हुए थे वो सब आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप नीचे फैक्ट्स भी पढ़ोगे ना, तो ये बहुत सारे फैक्ट्स थे, जो जो फ्लैग आया आपका, फ्लेम आई, ये सारी चीजें जो थी, ये सब आपका इसी पीरियड के बीच में आए थे, जो ओलंपिक गेम्स आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम के गेम्स किस साल में किस जगह पे हुए थे वो याद करना इंपॉर्टेंट है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। और अब क्योंकि जो पहले ओलंपिक्स हुए थे उनको याद करना इंपॉर्टेंट है, तो जो आपके ये रिसेंट ओलंपिक्स अभी हुए हैं, इनको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। जहां-जहां आपके हुए हैं, पेरिस में हुए, टोक्यो में हुए, उसके पहले रियो में हुए, फिर लंदन में हुए, उसके पहले बीजिंग में थे, फिर एथेंस में थे, फिर बर्लिन में थे, सॉरी नॉट बर्लिन, मेलबर्न में थे। तो ये जितने भी आपके सीक्वेंस है 2000 से लेके अभी 2024 तक जो आपके ओलंपिक्स हुए हैं, इनकी आपको जगह याद करनी पड़ती है, क्योंकि आपसे इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ईयर में कब हुए थे। ठीक है? चलो, हेडक्वार्टर्स इसका लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में है। ये आईओसी की बात हो रही है। 1894 23 जून को फॉर्म हुआ था। पहले प्रेसिडेंट इसके देमेत्रियस विकलस थे। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट थॉमस बैक है, अभी भी ये हैं। ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स आपका 16 डेज का होता है। जो अभी रिसेंट हमारे गेम्स होते हैं ये हमारे 16 दिन के होते हैं, और हमने बात करी थी जो हमारे एंशिएंट ओलंपिक्स होते थे ये हमारे 5 डेज के हुआ करते थे। ठीक है, चलो, इसके बाद अब देखो ओलंपिक फ्लैग जो है, जो आज हम ओलंपिक फ्लैग्स देख रहे हैं, वो कब स्टार्ट हुए थे? 1920 एंटवर्प ओलंपिक से स्टार्ट हुए थे। अब देखो मैंने ऊपर बताया था कि 1920 1924 के अराउंड तक काफी चीजें डेवलप हुई थी।
ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स में आपके ओलंपिक फ्लैग जो थे वो आपके आए थे, बेस्ड ऑन मॉडल डिजाइन बाय बैरन डी कोवर्टीन इन 1914। अच्छा, इंपॉर्टेंट देखो क्या है कि ओलंपिक फ्लैग जब शुरू हुए ओलंपिक गेम्स के अंदर, वो तो था 1920 में एंटवर्प ओलंपिक्स में, लेकिन इसका डिजाइन कब बन गया था? 1914 में ही बैरन डी कोवर्टीन ने इसका डिजाइन बना लिया था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। फ्लैग इज ऑफ व्हाइट कलर मेड अप ऑफ सिल्क, तो ये सिल्क का होता है, व्हाइट कलर का होता है। फ्लैग में 5 रिंग्स होती हैं जो कि हर एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्या-क्या कलर है? सबसे पहला ब्लू है जो कि आपके यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। येलो रिंग आपके एशिया को रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक आपके अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती है और रेड जो है वो आपके अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन-सी कलर की रिंग किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया को कभी-कभी ओशिनिया भी बोला जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी-कभी आप कहीं बुक्स में पढ़ोगे कि ग्रीन कलर जो है वो ओशिनिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ओशिनिया इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? ओलंपिक ओथ आपकी 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स में स्टार्ट हुई थी, तो देखो 2 चीज़ आपको यहाँ पे कॉमन मिल गई है कि 1920 में क्या हुआ था, एक तो आपका फ्लैग आ गया था और दूसरा आपका ओथ जो होती है वो भी आपका 1920 में ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है? रेडियो पे कब आया ओलंपिक्स? 1924 में सबसे पहली बार रेडियो पे लोगों ने ओलंपिक्स को सुना। ऑब्वियसली टेलीविजन्स नहीं थे। 24 में रेडियो के थ्रू लोगों को पता चला। 24 में फिक्स हो गई। पहली बार मार्च पास्ट जो हुआ था वो 1908 लंदन ओलंपिक्स में आपका हुआ था। ठीक है? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना और शायद मैंने आपको यहाँ पे मे बी गलत बता दिया ना? मैंने शायद लंदन लिखा था 1904 का, लंदन नहीं होगा। 1908 में आपके लंदन ओलंपिक्स में ये इवेंट हुआ था। नहीं, सही बताया था मैंने। 1896 आपका एथेंस था, 1900 आपका पेरिस था, 1904 आपका सेंट लुइस था, 1908 आपका लंदन ओलंपिक्स है। ठीक है? तो ये देखो कुछ रीसेंट आपको जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे वो आपको पता है यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है? 1928 एम्स्टर्डम में जो आपका इवेंट हुआ था, उसमें ओलंपिक गेम्स का 16 दिन का जो सेशन था, वो फिक्स हो गया था। जो आज हम 16 दिन का ओलंपिक गेम्स एन्जॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं, वो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में ही फिक्स हो गया था। ठीक है? तो ऐसे धीरे-धीरे देखो आपको अलग-अलग ओलंपिक्स याद होना शुरू हो जाएँगे कि कहाँ-कहाँ पे हुए थे। फिर जापान पहली एशियन कंट्री थी, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक मोटो क्या है? सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है? और ये किसने दिया था? ये फादर हेनरी डेडियन ने ये हमारा जो ओलंपिक मोटो है ये दिया था। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या अपग्रेडेशन हुआ? ऑन 23 जुलाई 2021 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थॉमस बैक जो हैं, जो अभी करंट प्रेसिडेंट भी हैं, इन्होंने एक नया वर्ड ऐड किया जो कि था कम्युनिस्ट, जिसका मतलब था टुगेदर। और कहाँ ऐड हुआ? फास्ट सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस और इसी के आगे एक वर्ड ऐड हुआ जो कि हुआ कम्युनिस्ट। ठीक है? नाउ द ओलंपिक मोटो इज, अब जो ओलंपिक मोटो यूज होता है वो क्या है अपग्रेड होने के बाद? सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिस्ट, जिसका मतलब क्या हो गया है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। अब ये जो कम्युनिस्ट वर्ड ऐड हुआ, ये ऐड हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड की वजह से इतना ज्यादा महामारी दुनिया ने झेली, इतना ज्यादा लोग परेशान हुए और फिर जब फाइनली पूरी दुनिया साथ में आई, मेडिसिन डेवलप हुई, उसके बाद ही हम लोग ठीक होना शुरू हो पाए और कंट्रोल हमको उस डिसीज पे मिला। इसीलिए कम्युनिस्ट वर्ड ऐड किया गया एक मैसेज देने के लिए पूरी दुनिया को कि जब हम लोग साथ में रहते हैं तो हम लोग हर काम अच्छे से कर पाते हैं और स्ट्रॉन्गर हम फील करते हैं। इसीलिए टुगेदर वर्ड इसमें ऐड हुआ, यानी कि कम्युनिस्ट वर्ड इसमें ऐड हो गया था। ठीक है? 1924 में ओलंपिक मोटो जो था वो भी आईओसी ने सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है? तो ये जो ओलंपिक मोटो आप देख रहे हो सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस हो गया था। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे। ठीक है? अच्छा, कोई मुझको बताएगा कि वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था वो किस टाइम था? उसकी वजह से कौन सा ओलंपिक पोस्टपोन हो गया था? किस साल पोस्टपोन हुआ था ओलंपिक? वर्ल्ड वॉर वन जो होता? 1916। ठीक है? तो आपने एक चीज ऊपर देखी होगी कि जो फ्लैग 1914 में बना था तो वो 1920 में क्यों यूज हुआ? तो ये इसका रीजन था। ठीक है? ये इसका रीजन था कि 1916 यानी कि आने वाला जो ओलंपिक्स था वो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इसीलिए फ्लैग हमारा सीधे 1920 ओलंपिक्स में ही लोगों के सामने आ पाया। अदरवाइज 1916 वाले ओलंपिक्स में ही हमारा फ्लैग जो था वो लोगों के सामने आ जाता। ठीक है? चलो, तो ये थोड़े-थोड़ी देखो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसी में ही देखो आपको बहुत सारे ईयर्स पता चल गए होंगे। सबसे पहला देखो 1896 एथेंस में आपके गेम्स हुए थे, ओलंपिक गेम्स सबसे पहले 1896।
1900 वाले आपके पेरिस में हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1904 वाले आपके सेंट लुइस में हुए, 1908 आपके लंदन में हुए, ठीक है। इसके बाद 1912 लगा दिया भाई। 1912 नहीं दिया, चलो नीचे लिस्ट होगी। ये देखो 1912 है आपका स्टॉकहोम, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, ये तो आपको याद करने ही करने हैं किसी भी हाल में। 1896 एथेंस ग्रीस, 1900 पेरिस फ्रांस, सेंट लुइस 1908 लंदन, 1912 स्टॉकहोम, 1916 वाले कैंसिल हो गए थे। और कहाँ पे थे ये? बर्लिन में थे, ठीक है, जर्मनी, बर्लिन जर्मनी में थे, तो ये कैंसिल हो गए। हर्ष ने बताया भी है, गुड हर्ष। इसके बाद 1920 आपके एंटवर्प थे, 1924 पेरिस थे, ठीक है। इतना आपको एटलीस्ट 24 तक आपको याद होना चाहिए। 1928 का भी हमने एक फैक्ट पढ़ा था। 1928 का क्या फैक्ट है इसमें? तो गेम्स का जो ड्यूरेशन था वो सेट हो गया था 16 दिन का। तो ये आपको थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलो, अच्छा, ये इसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर 2 में कैंसलेशन हुआ 1940, कहां पे था? टोक्यो में था। 1944 कहां पे था? लंदन में। तो ये 2 साल भी आपको याद होने चाहिए। 1936 भी काफी लोग को याद होगा, बर्लिन में था, क्योंकि हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि एचवीपीएम जो था, एचवीपीएम, इसने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था कबड्डी गेम का, और ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट था। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था कबड्डी का, कहां पे? 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में। तो आपको ये साल भी पता होना चाहिए। हर साल से कुछ ना कुछ ऐसा फैक्ट आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आप इजीली याद कर सकते हो इसको। बहुत लोग को 1952 हेलसिंकी याद होगा, क्योंकि केडी जाधव ने सबसे पहला मेडल इंडिया के लिए 1952 में जीता था। जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था उसका सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल 1952 हेलसिंकी में आया था। तो ये काफी लोग को ये याद होगा, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद 2000 सिडनी, कर्नम मलेश्वरी, सबसे पहला मेडल, फीमेल मेडल इंडिया को मिला था, तो ये सिडनी वाला याद होगा। से लेके यहाँ तक लेटेस्ट आपके जितने ओलंपिक वाले हैं, इनकी डेस्टिनेशन और साल आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि आपसे इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 2000 सिडनी, 2004 एथेंस, 2008 बीजिंग। इसके बाद तो काफी लोगों ने ओलंपिक्स देखना शुरू भी कर दिया होगा, तो 2012 लंदन आपको पता होगा, 2016 रियो, 2020 में टोक्यो में होना था लेकिन पोस्टपोन होकर 2021 में हुआ, लेकिन इसको हम लोग टोक्यो 2020 के नाम से ही जानते हैं। फिर रिसेंट आपका पेरिस में हुआ, अभी जो होने वाला है वो 2028 लॉस एंजलिस में होगा, 2032 वाला आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2036 के लिए इंडिया पूरी कोशिश में लगा है कि इंडिया में हमारे ओलंपिक्स हो जाए, ठीक है। तो इतने ईयर्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ये ईयर वाला जो पार्ट है, ये आपसे कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ लेगा कि 2004 वाले ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ये ईयर्स वाले और ये जो लोकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके जनरली मैच द फॉलोइंग में अब आते हैं। वो किसी भी इवेंट से आए, ओलंपिक से आए, एशियन गेम्स से आए, कॉमनवेल्थ गेम्स से आए, वो हमेशा मैच में ही आते हैं। तो अगर आपने बाय हार्ट याद करने की कोशिश करी है, तो उन 4 ऑप्शंस में से एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो आपको उस समय पे याद आ ही जाएंगे। बाकी जो 2 होंगे, अगर आपको याद नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के उनके आंसर्स निकालोगे। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैच द फॉलोइंग को इतना ज्यादा टफ नहीं बनाया जाता ईयर वाइज में, क्योंकि अगर आपको 4 में से 2 पता है, तो उसके ऑप्शंस ऐसे अरेंज होते हैं कि अगर आपने 2 बता दिए, तो 2 ऑटोमेटिकली आपको किसी ना किसी का आंसर में मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको आप जरूर याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो ये आपको इजिली याद हो जाए, ठीक है। चलो, अब हम फटाफट कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो कि आपके हिस्ट्री के यूनिट से आए हैं। सबसे पहले हम 2024 के देखते हैं, ठीक है, जो रिसेंट हमारे आए हैं। चलो, पढ़ो क्वेश्चन फटाफट और फिर इसको आंसर करो, एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को या फिर संडे को आपका इसका हिस्ट्री वाले यूनिट का। और अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा सेकंड यूनिट फिलोसफी वाला। अगर वो भी कंप्लीट हो जाता है आज, तो उसका भी हम लोग सैटरडे शाम को, रात में, या संडे को उसका भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, बहुत सिंपल सा था ये था, हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। माउंट एगेटस, ये आपका 2024 का ही पेपर है, तो आप रिलेट कर सकते हो कि जो भी चीजें आप नोट्स में पढ़ रहे हो वो आपको हेल्पफुल होंगी, ठीक है। 2024 का ये आपका क्वेश्चन है। माउंट एगेटस की हमने बात करी थी। कितने साल के बच्चे थे जब इनको फेंक दिया जाता था? किस ईयर पे बच्चों को इसमें फेंक दिया जाता था, इससे, इस माउंटेन से? एज क्या थी उनकी? 7 साल, ठीक है। तो 7 साल तक वेट किया जाता था, तब तक वो घर पे रहते थे, होम एजुकेशन लेते थे। 7 साल की एज में जैसे ही देखा जाता था कि बच्चा फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है,
उसको इस पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता था। ठीक है, चलो नाइस। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक मिनट। चलो इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन लिख लो, आज किसी भी अपनी किताब में लिख लो, अपनी पर्सनल डायरीज में लिख लो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, ईयर वाला। कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। चलो इसको फटाफट सॉल्व करो। मेरे ख्याल से इसमें से अगर आपको दो भी याद होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ईयर वाले क्वेश्चन सब अब ऐसे बनते हैं कि आपको अगर दो भी आएंगे तो आप इनको लॉजिक से सॉल्व कर लोगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीधे सीधे अगर एक भी आता है तो भी आपका सॉल्व हो जाता है ना। चलो क्या आंसर दे रहे हो भाई? फोर्थ आंसर दे रहे हो। फोर्थ आंसर देखते हैं। एक आप बोल रहे हो 3, एनसीटी का बोलो 1995। चलो एक बार को मान लेते हैं कि बहुत लोग को एनसीटी का नहीं पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजीसी, बी का 4, 1953। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि यूजीसी भी बहुत लोग को नहीं पता होगा। लेकिन एनआईएस और साई, ये मैंने आपको मार्क करके दिया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो एनआईएस पटियाला क्या हमें पता है कब था? बिल्कुल हमें पता है कि 1961 में एनआईएस पटियाला आया था। तो सी का 1 देखो सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, तो सीधे सीधे फोर्थ आपका आंसर हो गया। देखो सिर्फ एक अगर आपको पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इस चीज को कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल सकता हूं और आप इसको अपने कॉन्फिडेंस में इसलिए ले सकते हो क्योंकि ये आपका रीसेंट पेपर है। अब भाई आप रीसेंट पेपर से ज्यादा सॉल्व करने से ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते हो ना। अब कुछ नया आ जाए इस वाले पेपर में तो बात अलग है, लेकिन हम तो रीसेंट पेपर को देख के ही पूरा अपना क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब जब आप देख रहे हो कि सी का 1 सिर्फ एक जगह ही मिल रहा है तो इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि एनआईएस का 1961 हो गया और साई आपका 1984 हो गया। ठीक है, चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको लगाओ। कल हमने एफर्ट्स की बात करी थी। एफर्ट्स क्या थे? आपके 5 मैजिस्ट्रेट्स थे, वो जो बैठे हुए थे यहाँ, फोटो दादाजी लोग जो ऐसे बैठे हुए थे फोटो में बहुत सारे। हमने उस पर पूरा डिस्कशन किया था वो क्या काम करते थे। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ लिया तो आप इसको आराम से कर पाओगे। क्या क्या इनकी ड्यूटीज थी? 3 ड्यूटीज आपको इसमें से मैच करनी है उनकी। एंश्योर दैट किंग्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो किंग थे वो लॉ के अंदर काम करते थे। फिजिकल एक्टिविटी को वो नकारते थे, मना करते थे लोगों से करने के लिए। रोमन एम्पायर में इन्वेड करते थे, यानी कि घुस जाते थे रोमन एम्पायर में। जुडिकल सिस्टम और लेजिस्लेटिव पावर्स होती थी इनके पास स्पार्टा के अंदर, और स्पार्टा के होम और फॉरेन अफेयर्स से संभालते थे। तो क्या क्या इनके काम थे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी इसको सॉल्व कर लोगे। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी, आपको याद होना चाहिए था कि ये स्पार्टा के अंदर थे ना, स्पार्टन पीरियड जो हमने पढ़ा था उसके अंदर इनका जिक्र है, वहां से ये स्टार्ट हुए थे। कौन? एफ, जरूर याद रखना, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा फेमस हो रहा है एग्जाम्स में। चलो सेकंड आंसर दे रहे हो, ए डी देखते हैं। इंश्योर दैट किंग्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, बिल्कुल। ये जो मैजिस्ट्रेट्स थे ये किंग के भी ऊपर हुआ करते थे, ये जो 5 मैजिस्ट्रेट्स थे। और जो किंग होते थे स्पार्टा के, देखते थे कि किंग सही से लॉ के अंदर रह के काम कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल ए हो जाएगा। ए कहाँ है? दो में है, ये काटो और ये काटो, बचा सेकंड और थर्ड ऑप्शन। डिस्करेज्ड फिजिकल एक्टिविटी, भाई मैजिस्ट्रेट्स जो थे ये तो ओलंपिक्स की टीम सेलेक्ट करते थे, ये तो लोगों को ट्रेन करते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी तो इनको बहुत पसंद थी, तो बी तो हो ही नहीं सकता। अब बी का इसमें काटो, बचा आपका सेकंड ऑप्शन, और ए डी ई आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इन्वेजन ऑफ रोमन एम्पायर, अरे भाई ये क्यों इन्वेट करेंगे रोम के अंदर, इनसे क्या मतलब है, ये तो अपने देश को डेवलप करने में लगे थे, तो सी भी कटा। फिर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ जुडिकल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स टू शेप स्पार्टा, तो बिल्कुल इनके अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स थी, इनके अंदर पॉलिटिकल पावर थी जिससे ये स्पार्टा को बेटर करने में हेल्प करते थे, तो डी भी आपका ठीक है। और स्पार्टा के होम और फॉरेन अफेयर्स भी यही लोग संभालते थे क्योंकि मैजिस्ट्रेट्स थे, तो ई भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए और इजी बन जाएगा। ये हम हेल्थ एजुकेशन में करेंगे। चलो इसको जरा सॉल्व करो, इसके बारे में पता होगा, पीपीटी आपको भेज दी गई है। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया थोड़ा सा समझाने के लिए कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस आएंगे, और ध्यान रखना इस चीज का कि आपके 2024 में या फिर 2025 में, पूरा 2024 कंप्लीट, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, यानी कि 2025 टिल 18 मार्च। 18 मार्च तो चलो फिर भी ज्यादा हो गया, मैं कहूंगा आपको, चलो आप 18 मार्च ही लिखो।
इतने टाइम में जो भी इवेंट इंडिया के अंदर हुए हैं, वैसे तो 18 मार्च तक का तो नहीं, आपका पेपर बन गए होंगे अभी तक तो, लेकिन आप मान के चलो कि इतने टाइम में आपका कोई भी इंडिया का इवेंट है, पूरे 2024 में कोई भी इवेंट हुआ है नेशनल इंडिया के अंदर, और 2025 में आपके मार्च तक कोई भी अगर इवेंट हुआ है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और डिटेल में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला कि आपका वो गेम कौन सा है, जैसे कि इसमें है फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये कब हुआ था, ठीक है। अब पहले अगर यही क्वेश्चन आ गया कि भाई पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब हुआ था, तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि 2023 में हुआ था, क्योंकि ये 2024 का पेपर है, इसीलिए इसमें ये 2023 का क्वेश्चन है। आपका पेपर 2025 का है, तो आपका पूरा पेपर भरा होगा 2024 और 2025 के इवेंट से, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई गेम का नाम क्या है, वो किस ईयर में हुआ, ठीक है, और उसकी लोकेशन क्या थी। ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस गेम के बारे में। इसके बाद आपको क्या याद करना है कि उस गेम का मोटो क्या था, ठीक है? और उसका मैस्कॉट क्या था। ये 4 चीज़ें हर गेम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आप 5th चीज़ याद करोगे वो थी आपकी पोज़ीशंस। कि कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी, कौन सी टीम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे लाई कर रही थी। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर गेम के लिए, और आपको पता है हर साल हमारे इंडिया में खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे गेम्स होते हैं। यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, आपके नेशनल गेम्स होते हैं। नेशनल गेम्स अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ भाई, आपको पता है सबको कि ये आपका उत्तराखंड में हुआ, ठीक है, मल्टीपल सिटीज में हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए, और उसमें भी क्या रैंकिंग फाइनल हुई, अपडेट करके आपको पीपीटी मिल जाएगी। अदरवाइज अब है ना, कि नेशनल गेम्स जो अभी हुए थे रिसेंटली, वो किन सिटीज में हुए और उनकी फाइनल पोजीशनिंग क्या हुई, उसका मैस्कॉट क्या था और उसका मोटो क्या था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल इसका आंसर दिल्ली है, और ये क्वेश्चन ओवरऑल हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले 10 साल में भी होगा, क्योंकि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में हुआ था, 2023 में हुआ था, ठीक है। बाकी इसके इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सब आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना होगा एग्जाम में। चलो इसका बताओ, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? आनंद, आप चेक करना, पीडीएफ अपलोड मटेरियल में जाओगे, आपको मिल जाएगा। एक पीडीएफ आपको लास्ट ईयर की मिलेगी, और एक पीडीएफ अभी जो रिसेंटली अपलोड करी है वो भी आपको मिल जाएगी। सेकंड, ठीक है। दोराबजी टाटा आपके क्या थे, प्रेसिडेंट। अच्छा, एजी नोरेन क्या थे, इनकी भी भाई कोई पोजीशन थी, क्या थे ये, याद है किसी को? सेक्रेटरी थे, बिल्कुल, ये सेक्रेटरी थे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एचसी बक याद है, वाईएमसीए 1920। चलो आगे बढ़े, इसको सॉल्व करो। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, और इसको अपने सेंस से सॉल्व कर दो। पहले क्या होता है और आखिरी में क्या होता है भाई? फटाफट ऑप्शंस देख लो और इसको सॉल्व कर लो, और यहीं से हम इसका सीक्वेंस भी याद कर लेते हैं। ऑप्शंस को पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, कि नेचुरली गेम्स में क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, वही इसमें भी फॉलो हो रहा है, और कुछ नहीं। भाई सबसे पहले क्या होगा, ओथ होगा और सैक्रिफाइस होगा। अच्छा, सैक्रिफाइस किसका होता था, कोई बता सकता है? सैक्रिफाइस यहाँ लिखा है, किस चीज का सैक्रिफाइस हो रहा है यहाँ पे? क्या सैक्रिफाइस हो रहा है? कोई एनिमल है? कौन सा एनिमल है? लैम्ब, ठीक है, छोटी बकरी होती है ना, बछड़ा होता था, ठीक है, हर गेम के पहले, ठीक है। सबसे पहले आपकी सैक्रिफाइस होता था लैम्ब का, और ओथ होती थी। तो बी सबसे पहले आ गया, तो ये ऑप्शन कट गया, और ये ऑप्शन कट गया। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि लास्ट ऑप्शन देख लो, ए या ई में से क्या होगा, तो भाई सेलिब्रेशन थ्रू फीस्टिंग एंड रिजॉइसिंग, ऑब्वियस ही बात है। लास्ट में तो ई करोगे ना, खाना पीना खाओगे और नाचो गाओगे, क्योंकि सेलिब्रेशन करना है, तो ई हो गया हमारा लास्ट वाला। बाकी तो सारे इवेंट्स हैं, तो ई लास्ट में हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सीधे सीधे ठीक हो गया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वेंस याद कर लो, तो भाई ओथ के बाद आपका मार्च पास्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद आपकी फुट रेस हो रहा है और पैनक्रेशन हो रहा है,
ये हो गया 3, और फिर आपके 3 फुट रेस हो रहा है। और इसमें और भी इवेंट होते थे, बीच में और भी इवेंट हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि इसके हिसाब से है, तो अगर आप इतना याद कर लोगे कि सबसे पहले ओथ हो रही है, ओथ के बाद आपका मार्च पास्ट होता है, और लास्ट में तो सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, कोई भी अगर इवेंट बीच में आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लगाओ। देखो, मैं ऐसी क्वेश्चंस की बात कर रहा था। ए का देखो, A1 A2 A3 A4, एक भी पता होगा तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। D1 D2 D3 D4, सबका देखो एक एक है। सिर्फ अगर एक भी पता है तो ये सॉल्व हो गया, और ये तो आपको शायद चारों पता है। ठीक है, पैनक्रेशन हमें पता है। पैनक्रेशन क्या होता है? इवेंट कंबाइनिंग रनिंग एंड रेसलिंग। रनिंग नहीं होता यहाँ पे यार। पैनक्रेशन क्या था? बॉक्सिंग था ना। कोई बात, ये ठीक हो गया, आ गया होगा। पर ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ था, इसका मतलब इसको फॉलो किया गया, और रनिंग को इसमें इंक्लूड किया गया। अच्छा देखो, अब जहां से, अब देखो क्या बात है, अब आप जिस टाइम पे आ गए हो ना, एक चीज समझना, कि आप लोग अब आ गए हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, किसी ने कोई रिसर्च करी होगी, कहीं से कोई रिसर्च पेपर निकाला होगा, या कोई बुक देखी होगी, और आपने अगर एक चीज ध्यान दी, है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रनिंग एंड रेसलिंग। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और आपने ऊपर अगर देखी होगी, मैं वापस जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 62 था ना वो। यहाँ पे भी देखो, फुट रेस, रेसलिंग और बॉक्सिंग, ये तीनों इवेंट साथ में दिए हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि किसी ना किसी बुक में ये चीज जरूर दी होगी कि पैनक्रेशन का मतलब ये भी होता होगा। पैनक्रेशन को किसी बुक में जरूर लिख दिया गया होगा कि ये फुट रेस प्लस रेसलिंग प्लस बॉक्सिंग, इन तीनों इवेंट को बोला जाता है। और यही चीज का प्रूफ देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे भी है, फुट रेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एक साथ लिखा गया है। इसका मतलब ये कोई एक सिंगल इवेंट था जो कि साथ में होता था, जिसको पैंक्रेशन बोला जा सकता था। ठीक है, वैसे रेसलिंग और बॉक्सिंग, पैंक्रेशन इसी को ही बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जरूर मेंशन है, जिसकी वजह से सारा कंफ्यूजन हो रहा है ना। और यहाँ पे भी देखो, पैंक्रेशन में क्या है, इवेंट कंबाइनिंग रनिंग एंड रेसलिंग। यहाँ पे बॉक्सिंग एंड रेसलिंग भी हो सकता था, हो सकता है बॉक्सिंग एंड रनिंग भी दे देते। तो कहीं ना कहीं कोई तो भाई किताब है जिसमें ये चीज आई। खैर, कोई बात नहीं, हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना चीज हमें पता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और टेंशन मत लो। इन केस, वैसे तो नहीं आएगा, आपको हमेशा पैंक्रेशन में बॉक्सिंग या रेसलिंग में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन केस अगर कभी रनिंग जैसा ऑप्शन आता है और आपको ये दो ऑप्शन नहीं दिखते हैं पैंक्रेशन में लगाने के लिए, तो आप रनिंग पे लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि इस बात का प्रूफ या फिर सपोर्ट के लिए आप इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हो साल 2024 के पेपर में, कि यूजीसी ने खुद इस बात को माना है कि पैंक्रेशन का मतलब रनिंग होता है। ठीक है, तो इन केस अगर 1% आपको इस साल क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पैंक्रेशन में कौन सा इवेंट शामिल है, और आपको अपने 4 ऑप्शंस में से रेसलिंग और बॉक्सिंग देखने को नहीं मिलता है, तो या तो रनिंग है या फिर फुट रेस है, तो आप इनमें से किसी भी एक पे टिक लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ ये क्वेश्चन आपके सामने है कि नेट ने, यूजीसी ने इस बात को माना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें अपना दिमाग खोल के अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद ए का 1 हो गया, तो देखो ऑब्वियस ही बात है, फोर्थ ही ऑप्शन आपके पास बचा। फिर हॉप्लीटोडोमस हमने पढ़ा था, जहां पे पूरा आर्मर पहन के लोग दौड़ते हैं, शील्ड पहनते थे। ठीक है, अपने ब्रेस्ट को कवर करते थे, चेस्ट को कवर करते थे। फिर डायलस आपकी 400 मीटर की रेस हुआ करती थी, ये हमने देखा था, ये 2 स्टेडियम के बराबर हुआ करती थी। ठीक है, और टेट्रिपन आपकी 4 हॉर्स चैरियट रेस हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें आपको दोबारा भी पूछ सकता है, तो इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। एक क्वेश्चन आपको और आया था पिछले साल, इसमें से कौन सा गेम नहीं खेला जाता था? ये तो पता नहीं क्या ये ऑप्शन था, क्यों था ये ऑप्शन, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ जैवलिन रेसिंग क्या होता है, मतलब कुछ भी। ये तो आज भी नहीं हो, मैंने तो कभी नहीं सुना भाई जैवलिन रेसिंग जैसा कुछ हो रहा है। जैवलिन रेसिंग, स्विमिंग चेस लिख देता हूँ इसमें एक ऑप्शन, और यूजीसी को भेज देता हूँ, ये भी डाल देना आज, स्विमिंग चेस। जब ऐसे ऑप्शन डाल सकते हो ना, ये कुछ भी मतलब, जैवलिन रेसिंग, तो स्विमिंग चेस भी एक ऑप्शन हो ही जाए इस बार।
जब बच्चे नहीं है तो एक बार हंसा ही दिया जाए। भाई देखो, मैंने तो नहीं सुना यार आकाश कि जैवलिन रेसिंग जैसा कुछ होता है। अगर जैवलिन थ्रो को पहले बोला जाता था ये बात, जैवलिन रेसिंग, तो बात अलग है, लेकिन मैंने तो